प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जर्नी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। हम लोग कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान के कुछ जबरदस्त प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसमें से पहला प्रश्न हमारे साथ है, स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, दो लेंस जिनकी शक्तियां 4D यानी डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी व शक्ति ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है हमारा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा शक्ति ज्ञात कीजिए। दोनों की शक्तियां दे रखी हैं, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं संयुक्त लेंस की शक्ति। तो शक्ति का फार्मूला हो जाएगा, क्या होगा हमारे पास? शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2। शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2। अब हमको दे रखा है, क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है P1 बराबर 4 डायोप्टर, P2 बराबर -2 डायोप्टर। फार्मूला हमारा ये कह रहा है कि P1 प्लस P2 को जोड़ लीजिए। तो जोड़ते हैं P1 और P2 को और हमको मिल जाएगा क्या? P मिल जाएगा। तो 4 डायोप्टर को जब जोड़ेंगे आप -2 डायोप्टर के साथ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा, माइनस शक्ति हमको मिली 2 डायोप्टर की, यानी ये धनात्मक शक्ति मिल गई। ये था सवाल का आपका पहला भाग। दूसरी बात उसने कही है कि लगे हाथ इस फोकस दूरी को भी ज्ञात कर लीजिए जो संयुक्त लेंस आपका बना हुआ है। तो हम फोकस दूरी के बारे में देख लेते हैं। फोकस दूरी का फार्मूला होता है P बराबर 1/F। हमको निकालना है F बराबर 1/P, और वो भी किसमें? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में निकालना हो तो सूत्र हो जाता है 100/P, और ये सेंटीमीटर में। ये भी फोकस दूरी का सूत्र है जब आपको शक्ति दी गई हो। तो हमारे पास P की वैल्यू हमको मिली है 2 डायोप्टर। आइए देख लेते हैं फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा। तो अगर 1 रखेंगे मीटर में तो 1/2, यानी फोकस दूरी हमको मिलेगी 0.5 मीटर। और अगर हम फोकस दूरी को निकालना चाहें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए हम फार्मूला लगा देंगे 100/2, यानी F बराबर 50 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पहले सवाल का आंसर। एक बार सवाल को फिर से समझ लेते हैं। सवाल ने हमसे कहा था शक्ति और फोकस दूरी निकालने की, जबकि दो लेंसों की दूरियां दे रखी थी, यानी शक्तियां दे रखी थी, -2 डायोप्टर और 4 डायोप्टर। हमने सबसे पहले लेंस की फोकस दूरी, लेंस का शक्ति निकाल लिया, जो सूत्र इस प्रकार है P बराबर P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू थी हमारे पास 4 डायोप्टर, P2 की वैल्यू थी -2 डायोप्टर, और P बराबर जब निकाला तो हमको मिला +2 डायोप्टर। इसी +2 डायोप्टर को लेकर के हम पहुंच गए कहां पर? हमको जहां निकालनी थी फोकस दूरी। क्या निकालनी थी बच्चों? फोकस दूरी। इस प्रकार से हमारा ये पहला सवाल का फोकस दूरी का फार्मूला होता है P बराबर 1/F, F बराबर 1/P मीटर में और सेंटीमीटर में। हमने आपको फोकस दूरियां मीटर और सेंटीमीटर दोनों में निकाल दिया है। इस प्रकार से पहला सवाल पूरा हो जाता है। तो दूसरा सवाल हमारा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु की आद्य अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक हाइड्रोजन परमाणु की आद्य अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। n बराबर 3 में इसकी ऊर्जा क्या होगी? n बराबर 3 का मतलब तीसरे सेल में यानी तीसरे कोष में इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसका जो फार्मूला होता है निकालने का, वो फार्मूला हम देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारे पास? फार्मूला होता है E बराबर -13.6/n² Z², और किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमको दे क्या रखा है? n बराबर उसने पहले ही दे रखा है हमें, यहां देख लेते हैं। n बराबर दे रखा है 3, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी Z बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो बच्चों आइए देखते हैं, 13.6 -13.6 n की वैल्यू कितनी? 3 है। हम कर लेंगे 3 का स्क्वायर, और Z बराबर कितना? 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर जब आप करेंगे तो आएगा 13.6, 3 त्रिका 9, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, जिसका कोई फर्क पड़ता नहीं है हमारे गुणा में। चलिए देखते हैं फिर। 9 से भाग देनी है हमको, किसको? 13.6 को। तो जो लोग भाग करने में जिनको दिक्कत होगी वो भाग अलग से इधर देख लेंगे। 9 से भाग देंगे, 9 × 9, 9 4 घटाएंगे 13, 6 उतारेंगे, दशमलव लगाएंगे, 9 × 5 = 45। आ गया हमारे पास क्या हासिल? शेष 1 आया, 0 लगाया हमने, 9 × 9 9। ये प्रक्रिया अब चलती रहेगी। हमको मिला कितना?
1.51 यानी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल का यही हो गया हमारे आंसर। प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। ई का सूत्र क्या होता है, -13.6 बटे एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, -13.6 हमको पहले से पता है। एन बराबर 3 दिया था, 3 त्रिक का 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, भाग दिया गया 13.6 को 9 से और हमको क्या मिला, हमको मिला 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार ये दूसरा सवाल पूरा हो गया। आइए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है 63 कोण वाले पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, यानी 63 डिग्री कोण वाले पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है। आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपतन कोण का फार्मूला क्या होता है, आपतन कोण का फार्मूला होता है बच्चों ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। तो आइए देख लेते हैं हमको दिया क्या क्या है। तो हमको दिया है 63 डिग्री, ए बराबर कितना दिया है 63 डिग्री दिया है। डेल्टा एम बराबर हमको कितना दे रखा है 29 डिग्री दे रखा है। अब हमको निकालना क्या है, तो आई बराबर जो कि क्वेश्चन मार्क है, देख लेते हैं सूत्र पर रखेंगे 63 धन 29 डिग्री बटे 2। ये है किसके द्वारा आई निकालना था, तो देख लेते हैं 9 3 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 3 12 6 2 8 1 9 92 डिग्री बटे 2। तो 2 से भाग करेंगे, 2 चौकी 8 और 8 1 9 1 और 2 12 2 छंगे 12। आई बराबर हमको कितना मिला 46 डिग्री, यानी हमारा आपतन कोण का जो आंसर आया वो कितना था, हमारा आपतन कोण 46 डिग्री था बच्चों। इस प्रकार एक बार सवाल को फिर से देख लेते हैं। उसने कहा था हमसे कि पीले कोण वाले प्रकाश के लिए विचलन कोण इतना है, आपतन कोण ज्ञात करना था। हम आपतन कोण का फार्मूला जानते हैं क्या, a प्लस डेल्टा एम बटे 2, और उसने हमको a की वैल्यू 63 डिग्री दे रखी थी, डेल्टा एम की वैल्यू 29 डिग्री दी थी, आई निकालना था। फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है a प्लस डेल्टा एम बटे 2। 63 और 29 लिखा हमने और जोड़ लिया, जोड़ करके दोनों का आधा किया गया, आधा करने पर हमको क्या मिला 92 बटे 2 बराबर 46 डिग्री। इस प्रकार से तीसरा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है हमारा, एक घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो इस सवाल को देख लेते हैं। उसने कहा सिर्फ एक फलक से, हम एक घन बना लेते हैं भाई। घन कैसे बनता है, तो घन ऐसे बनता है। ये हो गया हमारे पास एक घन। उसने कहा जो हमारा आवेश है वो कहाँ रखा है, इसके केंद्र में रखा है, और सिर्फ एक फलक से निकालना है, यानी इसके एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा हमको इसको ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं कितना निकलता है। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 गुणे 10 की घाते -12 होती है। आवेश हमको दे रखा है, क्यू बराबर होता है 10 की घाते 10 माइक्रो कूलाम दे रखा है। आवेश हमको क्यू बराबर 10 माइक्रो कूलाम दे रखा है। 10 माइक्रो कूलाम बराबर 10 गुणे 10 की घात -6, यानी 1 गुणे 10 की घात -5 भी लिख सकते हैं इसको हम। तो बच्चों आइए अब रख लेते हैं इस पर फार्मूले पर, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 गुणे 10 की घात -5 बटे 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये हमारे पास हुआ किसकी वैल्यू फाई ई की। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 10 की घात -12 है, जब इसको ऊपर लेके चलेंगे तो ये -12 क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। देख लेते हैं इसके लिए भी 1 गुणे 10 की घात -5 धन 12 बटे 8.85। हमको मिला क्या, हमको मिला 1 गुणे 10 की घाते +7, यानी 12 में से 5 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 10 की घात 7। 12 में से 5 गया तो 7 मिला, बटे क्या है हमारे पास 8.85 है। 8.85 है, इसको भाग करेंगे जब तो कितना आएगा हमारे पास, देख लेते हैं भाग करके। यहीं बगल में चुपके से 8.85 के यानी दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर हमारे पास 100 हो जाएगा। 100 को भाग देना है 885 से, देखिए क्या होगा, नहीं जा रहा है, 0 बार ले चलते हैं, माइनस करेंगे 100 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, एक बार जाएगा तो एक बार जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 885 आएगा। 885 से घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5,
और 9 में से 8 गया 1, कितना बचा हमारे पास 115 आया। फिर 0 लगा लेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 8 गया 1। अब कितनी बार जाएगा बच्चों? अब हमारे पास ये कितनी बार जा रहा है तो फिर से देख लेते हैं। जा रहा है एक ही बार जा रहा है, 2 बार तो जाएगा नहीं। तो 885 फिर आ गया हमारे पास। चलो देखते हैं फिर घटाने पर क्या होता है। 10 में से 5 जाएगा 5, 14 में से 8 जाएगा, सॉरी 15 में से 8 जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा। 10 में से 8 गया 2 और यहाँ आ गया 0। 8 तिरिक 24। अब की कितनी बार जाएगा? 3 बार। हमको क्या मिला? हमको आंसर में मिला 0.113 गुणे 10 की घात 7, या इसी को हम लिख सकते हैं 1.13 गुणे 10 की घात 6। यानी एक फलक से हमारा कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? एक फलक से हमारा गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा 1.13 गुणे 10 की घात 6। 1.13 गुणे 10 की घात 6 वैद्युत फ्लक्स हमारे इसमें से गुजरेगा। अगर बच्चों उसमें एक और पूछ लेता है कि प्रत्येक फलक से कितना निकलेगा, अगर वो हमसे ये पूछ ले कि प्रत्येक फलक से कितना निकलेगा तो इसमें उसको क्वेश्चन भी को समझ लेते हैं। अगर अच्छा अब प्रत्येक फलक लिए हम क्या लगाएंगे तो उसको देख लेते हैं। प्रत्येक फलक से कितना गुजरेगा? प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो बच्चों फार्मूला यही होगा हमारे पास, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फलक, अब उसने कहा कि प्रत्येक फलक से, तो हमारे पास इस घन में हम देखेंगे कितने फलक हैं? 1 2 3 4 और एक आगे तथा पीछे 6 फलक हो जाते हैं। अब इसलिए हम क्या करेंगे? 1/6 से गुणा कर लेंगे। जब 1/6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा उसको देख लेते हैं। यानी फाई ई की वैल्यू हमारे पास इतनी आई है। अब जब फाई ई की वैल्यू इतनी आई है तो इसमें हम क्या कर लें? 6 से गुणा कर लें, काम हो जाएगा। चलिए 6 गुणे 1.13 गुणे 10 की घात 6। गुणा करिए जल्दी से और बताइए आप लोग कितना आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। किसका आया भाई? हाँ हाँ ठीक है, 6.78 गुणे 10 की घाते 6 आ रहा है। कुछ लोगों का और लोग भी देख लें भाई कितना आएगा। हाँ बहुत बढ़िया है, हर्षित जी का आ गया है। देख लेते हैं कितना आया उनका। भाई गलत हो रहा है, इसको दोबारा ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मान रख करके। क्यू की वैल्यू 1 गुणे 10 की घाते -6 बटे 6 गुणे 8.85 गुणे 10 की घाते -12, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। चलो कोई बात नहीं करेगा, आवाज नहीं, ठीक है। जिसका आ गया चलिए देखते हैं तो क्या होगा। 8.85 का आप लोग गुणा करिए झट से। हाँ कितना आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, जिनका आ गया है सही है एकदम, ठीक है। 53.1 गुणे 10 की घाते -12 आया। अब 12 का वही काम पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास? देख लेते हैं। आपको मिला भैया 10 माइक्रोकूलाम भी था वो, ऐसे था। चलिए तो आपको मिलेगा 1 गुणे 10 की घाते 7। अब 1 गुणे 10 की घात 7 को 53.1 से भाग देना है, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं होगा, जो कह रहे थे वो अपना सुधार कर लेंगे। 1 को 53.1 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा देख लेते हैं। इधर जब भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिल जाएगा भाई फाई ई बराबर कितना आया भाई? 0. हाँ बोलो 0.188 और गुणे में क्या है? 10 की घात 7। अब 1 2, चलिए बहुत बढ़िया, किसका है आंसर आ गया, ठीक है। 10 की घात कितना? 5, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से ये सवाल भी आपका फाइनलाइज। चलिए हमारा चौथा सवाल है, तो 3 नहीं भाई, चौथा। हाँ, संधारित्रों के दिए नेटवर्क में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। ये पहली बार तो हम लोग देखेंगे
इन दोनों को ले लेते हैं, C1 ज्ञात करेंगे किसके किसके बीच, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, यानी इस वाले के बीच, इस वाले और इस वाले के बीच तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तो इस वाले के बीच हमारा है 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड दोनों किस क्रम में है बच्चों, ये दोनों है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए C1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, C1 प्लस C2 होता है, तो जोड़ लेते हैं, कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 6 माइक्रोफैरड। हमको C1 बराबर क्या मिला, 6 माइक्रोफैरड, यानी इतने की धारिता हमको मिल गई 6 माइक्रोफैरड। कितने की, इन दोनों की धारिता जो भी वो 6 माइक्रोफैरड हो गई। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इनमें से एक नेटवर्क इसका गायब कर देते हैं। जो नेटवर्क है हमारे पास ये वाला, ये गायब हमारे पास, इसको हमने सॉल्व कर दिया और अब हमारे पास इसी पर हम कह सकते हैं कितने का हो गया भाई, 6 माइक्रोफैरड का। अब दूसरे के लिए C2 पर तुल्य धारिता निकालें, C2 पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तो उसको देख लेते हैं तुल्य धारिता। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 18 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, ये दो संधारित्र हमारे पास हैं जो कि दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनके नेटवर्क को भी लिख लेते हैं हम, ये वाले किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। एक 18 माइक्रोफैरड का है और दूसरा कितने का, 6 माइक्रोफैरड। शाबाश, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं, तो इसका फार्मूला होता है 1/C2 बराबर, कर लीजिए 1/18 धन 1/6, या C2 बराबर 18 गुणे 6 बटे कितने के बच्चों, 18 धन 6, 18 छक बताइए भाई 108 और 18 छा 24। अब इसको जब आप भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, तो देख लेते हैं, 4 से कट जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, 4 छके 24, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, ठीक नो, नहीं कटेगा भाई, तो किससे कटेगा, 12 से काट दीजिए, 12 से कट जाएगा, 12 नवैया 108 और 12 दूना 24, कितने से कटेगा, 12 नवैया 108 और 12 दूना 24, सॉरी 2 लिखा जाना था। चलिए भाई अब सही है, कितना मिल गया हमको, 9/2 माइक्रोफैरड, यानी इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी हो गई, 9/2 माइक्रोफैरड। इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये करेंगे, इन दोनों में से एक संधारित्र को उड़ा दीजिए। चलिए 18 वाले हटा देते हैं, बहुत बड़का है, कौन बात नहीं है, बड़ा है तो उसको छोटा कर देते हैं। कितना हो गया, 9/2 माइक्रोफैरड। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि तीसरी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तो तीसरी तुल्य धारिता के लिए ये दो लोग दिख रहे हैं, कौन कौन है, 9/2 और 6 माइक्रोफैरड। इनके लिए देखेंगे तो ये दोनों किस क्रम में है, देख लेते हैं, ये दोनों है समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। कैसे समांतर क्रम में है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहां से ये, यहां से ये, यानी ऐसे है ना, ये ऐसे ही तो है, ये है 9/2 माइक्रोफैरड और ये हमारे पास कितना है, 6 माइक्रोफैरड। जब दोनों को जोड़ेंगे यानी C3 निकालेंगे तो 9/2 धन 6 माइक्रोफैरड, ऐसे। अब इसको करेंगे तो 6 दूनी 12, 9 21/2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि इन दोनों को हमने गायब कर दिया, किसको, इसको और इसको जब जोड़ा तो हमको कितना मिल गया, 21/2 माइक्रोफैरड। दोनों को गायब कर दीजिए, दोनों में से एक रखना है बस, ये नेटवर्क से ये गायब। इसका मान भी हमारे पास बदल गया, कितना हो गया बच्चों, इसका मान हमारे पास मिला 21/2 माइक्रोफैरड। अब देखते हैं 4 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र ही बचे हैं, ये दोनों कौन से क्रम में है, तो बच्चों ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। C4 पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C4 पर तुल्य धारिता, चलो चलिए देखते हैं, ये 21/2 है, ये 4 है, तो इसके लिए 1/C4 बराबर 1/21/2 धन 1/4, ये पलट जाएगा, हो जाएगा 2/21 धन 1/4। जब करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 21 21/21 चौक 84, 84/29 आ जाएगा हमारे लिए C4 की वैल्यू। कितनी हो गई C4 की वैल्यू हमारे पास, 29/84। एक बार इसको बढ़िया से उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। C4 की वैल्यू आ गई 84/29। अब आगे चलते हैं, उतार लीजिए सब लोग इसको, तब तक मैं इधर लाइन खींच देता हूं, उतर जाए तो बताइएगा। चलिए भाई उतर गया,
ठीक है। श्रेणी क्रम में संयोजन पर क्या पूछा उसने, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया हमारे पास, कुल आवेश पूछ रखा है उसने। आवेश निकाल लेते हैं, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो C हमारे पास कितना आया 84/29, कोनो बात नहीं है। V कितना है भाई, वोल्ट, 2 वोल्ट की बैटरी लगाए थे ना। चलो 84 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 84 गुना 159, शाबाश, याद तो हो रहा है सबको। तो Q की वैल्यू मिल गई हमको, कितना हो गई Q की वैल्यू हमारे पास, कितना 159/29। अब हमको निकालना है यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड वाले के बीच में विभवांतर, तो उसको भी यहीं कहीं कोने में बगल में देख लेते हैं। 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर, की प्लेटों पर विभवांतर। तो अब Q बराबर होता है CV, तो V बराबर Q/C, Q बराबर Q/C। Q की वैल्यूएशन आपके पास मिल चुकी है और V की वैल्यूएशन आपको निकालनी है, जबकि C आप जान रहे हैं। तो दिक्कत क्या है भाई, रख लो 168/29 बटे कितना 4, ये 4 पहुंच जाएगा इसके पास, यानी ये है 4/1, पलटेगा तो क्या हो जाएगा 168/29 गुणे 4, तो V बराबर कितना आया 168/116। ये हो गया आपका आंसर। और यही प्रश्न में हमसे क्या किया गया था, पूछा गया था कि आप बता दीजिए क्या आपको इन 4 माइक्रोफैरड की प्लेट के बीच विभवांतर क्या होगा। तो ये आपके सामने लग चुका है, आइए इसको उतार लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल है हमारे पास, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग से सिल्ट से पर्दे की दूरी 100 सेंटीमीटर, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम तथा सिल्टों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने का फार्मूला पहले से ही जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लिख लेंगे। फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला होता है W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, जहां कैपिटल D क्या है, कैपिटल D है पर्दे के सिल्ट से पर्दे की दूरी, कैपिटल D सिल्ट से पर्दे की दूरी है, सिल्ट से पर्दे की दूरी, और दी कितनी गई है हमको 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर दी गई है बच्चों। दूसरा क्या दिया है उसने, कहा है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी लेमडा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, हाँ भाई 5000 एंगस्ट्रॉम, और 5000 एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10, गुणा करोगे कितना मिलेगा 5 गुणे 10⁻³ और -10, यानी हमको मिला 5 गुणे 10⁻⁻7। ये क्या है, लैम्डा की वैल्यू है। और उसके बाद हमको दे रखा है, उसने कहा कि सिल्टों के बीच की दूरी, यानी कौन सी दूरी है स्मॉल d, शाबाश बहुत बढ़िया, 0.05 सेंटीमीटर। अब एकर मतलब क्या है भाई 0.05 सेंटीमीटर, इसको हमको चेंज करना है किसमें, इसको हम लोग चेंज कर देंगे भाई मीटर में। जल्दी से बताएं कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ भाई कितना आएगा, आ गया, बहुत बढ़िया, कितना 5 गुणे 10⁻⁻4 मीटर, हो गया काम, सवाल खत्म, कुछ है थोड़े इसमें, सबकी वैल्यू आपको मिली हुई है, सब लगा देना है। चलिए रखते हैं, डी की वैल्यू कितनी 1 गुणे, अब इसकी वैल्यू कितनी लैम्डा की भैया 5 गुणे 10⁻⁻7, शाबाश। और उसके बाद दूसरी वैल्यू 5 गुणे 10⁻⁻4, 5 से 5 काट दो, कट गया, बहुत बढ़िया, 1 गुणे 10⁻⁻7 धन 4, कितना 1 गुणे 10⁻⁻3 बराबर 0.1 सेंटीमीटर हो। लो भैया आंसर आ गया आपका, यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का आंसर कितना आया 1 गुणे 10⁻⁻3 या 0.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ये क्या था मीटर था बाबू। चलिए इस प्रकार आपका ये 5 सवाल आज हम लोगों ने पढ़ा, कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 5 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, और ये इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं,
इसकी दूसरे वीडियो को यानी इसके दूसरे भाग को अन्य वीडियो में हम देखेंगे अगले वीडियो में। तथा मैथ के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारा दूसरा चैनल जिसका नाम है एग्जाम लेवल। उसको आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर आपको कक्षा 12 की मैथ की कक्षाएं मिल जाएंगी। प्रतिदिन मैथ की कक्षाएं उस पर चल रही हैं और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके साथ ही जर्नी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी और आप देख रहे थे कक्षा 12 के लिए 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और मैथ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां पर? चैनल याद रखिएगा एग्जाम लेवल। जर्नी क्लासेस के साथ साथ आप एग्जाम लेवल को भी सब्सक्राइब करें, वो आपका ही चैनल है यानी अपना चैनल है। मैथ की कक्षाएं आपकी उस पर प्रतिदिन चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।